साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपी में। हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी में हम पढ़ने वाले हैं 2022 के पुराने पेपर को हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आपके हिंदी पेडागोजी के। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो हम पेपर हल करने वाले हैं यह पेपर है 5 मार्च 2022 पहली शिफ्ट का। इसके हम पूरे के पूरे 15 प्रश्न हल करेंगे हिंदी पेडागोजी के। ऐसे ही 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं, जितनी भी शिफ्टों में हुए हैं, सभी को हम हल करवाएंगे। तो सारे वीडियो देखने के लिए, वर्ग 3 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। हमको बताना है इनमें से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है या भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन से आगमन की ओर या सरल से कठिन की ओर। तो हमको बताना है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। इस प्रश्न का जो उत्तर है, जो व्यापक ने उत्तर माना है, वह माना है ऑप्शन नंबर सी, निगमन से आगमन की ओर। जो है यह भाषा के शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। स्वाभाविकता का सिद्धांत है, मूर्त से अमूर्त की ओर का सिद्धांत है, सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर का कोई सिद्धांत नहीं है। ऐसा व्यापम ने, ईएसवी ने अपने उत्तर में 2022 में माना है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करना क्या होता है। इसका उत्तर हमको बताना है कि भाषा अर्जित करना क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, कठिन होता है, सहज एवं स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है या समय की हानि होती है। तो भाषा अर्जित करना जो होती है, इसका सही उत्तर है सहज व स्वाभाविक होता है। भाषा का जो अर्जन है वह सहज या स्वाभाविक होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो इसमें उत्तर दिया गया है, जो इसका प्रश्न का उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में राइट उत्तर है। केवल साथियों इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है, इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। जब हम किसी समस्या के सही कारणों की पहचान कर लेंगे तभी उसके बारे में हम उसका उपचार कर पाएंगे और उस समस्या का निदान कर पाएंगे। तो समस्या के उपचार और निदान करने के पहले समस्या का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। यही कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। हमको बताना है कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, जब हम कोई कहानी या कथन कहते हैं तो इसमें शब्द भंडार तो बढ़ता ही है, काल्पनिकता का भी विकास होता है और सृजनात्मकता का भी विकास होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट उत्तर है कि यह पक्ष शामिल नहीं होता है। भाषा के लिखित रूप से हम परिचय नहीं होते। जब तक हम भाषा को लिखेंगे नहीं तो उसके लिखित रूप से परिचित नहीं होंगे। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। साथियों इस प्रश्नों को देख करके आप पिछले वर्ष के जो है पेपर का पैटर्न भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना। जो हम मूल्यांकन करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यह जानना कि बच्चों ने कितने पाठ पढ़े, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए, बच्चे कैसे सीखते हैं या अगली कक्षा में उन्नत कैसे करना है। मुख्य तौर पर जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वह यही होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। जब भी मूल्यांकन करते हैं तो इसके पीछे का यही उद्देश्य होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ाना जो है, जब हम कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ाते हैं तो इससे क्या हासिल होता है? कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है। कविता के भाव को समझने में सहायता मिलती है, बच्चों का मनोरंजन करता है, बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कविता के भाव को समझने में हमको सहायता मिलती है। तो साथियों, इस तरीके के प्रश्न आपसे पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। लगभग ऐसे ही प्रश्न आपको इस बार देखने को मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को बड़ी गंभीरता से अध्ययन कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? यदि हम कोई लिखित कार्य कर रहे हैं और उसकी जांच करके बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, सबसे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है कि बच्चे दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है और अवलोकन क्षमता के विकास का भी अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? क्यों दिया जाना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है प्रश्न नंबर 8 का वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है कि इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई लोकगीत गाते हैं तो उस लोकगीत में उस क्षेत्र की संस्कृति भी शामिल होती है और हमारी संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वह लोकगीतों में झलकती हैं। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, तो भाषा के साथ साथ वह संस्कृति को भी सीख जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। क्या कहता है? पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, एक पहले पाठ पढ़ करके फिर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है या प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 9 का जो हमारा राइट उत्तर है, हम भी जानते हैं कि बच्चे पाठ पढ़कर के बच्चे से प्रश्न बनवाने से हमको यह बात पता चलेगी कि हमने जो पाठ पढ़ाया है वह बच्चे आसानी से सीखे हैं या नहीं और वह कितना सीखे हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है जब हम प्रश्न बनवाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? साथ ही हमको बताना है भाषा विकास के चरण। भाषा विकास के चरण के बारे में आपको बता दें, भाषा विकास के 4 चरण होते हैं जिनका क्रम है एल, एस, आर और डब्ल्यू। एल फॉर लिसनिंग मतलब सुनना, एस फॉर स्पीकिंग मतलब बोलना और आर फॉर रीडिंग मतलब पढ़ना और डब्ल्यू फॉर राइटिंग मतलब लिखना। इस तरीके से जो है भाषा सीखने का क्रम होता है। डब्ल्यू फॉर राइटिंग मतलब लिखना। एल, एस, आर, डब्ल्यू भाषा सीखने का एक क्रम होता है। इन चारों क्रम में हमको बताना है कि दूसरा चरण कौन सा है। सबसे पहले बच्चा भाषा को सुनता है, उसके बाद बच्चा भाषा को बोलता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बोलना भाषा सीखने का दूसरा चरण है। साथियों, ये चारों चरण आप याद कर लें, एल, एस, आर, डब्ल्यू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यही भाषा सीखने का क्रम है। तो यही भाषा सीखने के क्रम के चरण हैं। तो आपसे अभी यहाँ पे दूसरा पूछा है, पहला पूछ ले तो हमको सुनना बताना है, दूसरा पूछ ले तो बोलना बताना है, तीसरा पूछ ले तो पढ़ना और चौथा पूछ ले तो लिखना। या फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा विकास के चरण का क्रम क्या है, तो हम बता दें एल, एस, आर,
LSRW। LSRW को हिंदी में समझ लीजिए फिर से। L फॉर लिसनिंग सुनना, S फॉर स्पीकिंग मतलब बोलना, R फॉर रीडिंग मतलब पढ़ना, W फॉर राइटिंग मतलब लिखना। ये है भाषा सीखने का क्रम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? उच्च स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, या केवल हायर स्कूल के छात्रों के लिए। साथियों, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है, बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना सबसे ज़्यादा जरूरी है प्राथमिक स्तर पर। जब बच्चा प्राथमिक स्तर से हिंदी सीख लेगा तो आगे चल के उससे हिंदी पढ़ने बनने लगेगी, क्योंकि अक्षर ज्ञान की शुरुआत जो है प्राथमिक स्तर से ही होती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे होंगे किस तरीके के, किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों को भी आप तैयार कर लें तो भी आपकी बहुत से अधिक जो है पेडागॉजी कवर हो जाएगी। बाकी हम थ्योरी की क्लास भी रेगुलर ला रहे हैं, आप उनको भी देखते रहें। जैसे ही पुराने वीडियो और थ्योरी समाप्त होगी तुरंत हम प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे। आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 के बच्चे के लिए हम जो है साहित्य का चयन कर रहे हैं, तो क्या जानना जरूरी है? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की विशेषताएं, पुस्तक के प्रकाशन संबंधी विशेषताएं, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो साथियों, हम जब कई बार देखते हैं कि कुछ प्रश्नों के हम ऑप्शन पढ़ते हैं और पहले ही ऑप्शन को पढ़ करके हम उत्तर लगा देते हैं। हमको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि पहला जो है देखते ही आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ये उत्तर सही है और आप इसी को टिक लग करके आगे बढ़ जाते। दूसरा पढ़ने पर भी आपको लगा होगा कि यही सही है, या फिर इसको पढ़ के ही आप आगे बढ़ जाते। लेकिन जब आप अंतिम ऑप्शन तक जाते हैं और उनको पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मनोवैज्ञानिक और भाषा प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों शामिल हो गए ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारा राइट उत्तर है कि बच्चे के लिए जब हम जो है पाठ का चयन करें, साहित्य का चयन करें, तो हमें बच्चे की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी पता हों और भाषा प्रयोग की क्षमता भी पता हो, उस स्तर का हम बच्चे के लिए साहित्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खालिस्तान व स्वाभाविक खालिस्तान एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है जो है नाटक, सिनेमा और परिचर्चा, वाद विवाद। इन सभी बच्चों को बोलने का मौका मिलता है, अपने आप को मंच पर प्रस्तुत करने का मौका मिलता है, एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है। तो बच्चा एक तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बोलता है, दूसरा स्वाभाविक जो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति होती है वह भी बोलता है, और साथ में उसकी जो लिखित प्रतिक्रिया होती है वह भी बोलता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र, मौखिक एवं लिखित। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। जब हम भाषा को सीखते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां हमसे होती हैं। ये गलतियां कैसी हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेत हैं। क्या मतलब, यदि बच्चा जो है भाषा नहीं सीख पा रहा है तो क्या ये शिक्षक के पाठ्यक्रम और बच्चे और शिक्षक तीनों की असफलता है? क्या सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए, मतलब बच्चों को मारपीट करनी चाहिए? भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं, या भाषा के प्रयोग की असफलता की ओर संकेत है? साथियों, ना तो ये जो है असफलता है शिक्षक की, बच्चे की या पाठ्यक्रम की, ना ही हमें कठोर रवैया अपनाना है, ना ही ये हमारी असफलता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक पड़ाव है। जब भी हम कोई बात या कोई काम करते हैं तो निश्चित ही हमको शुरुआत में कुछ असफलता हाथ लगती हैं, लेकिन जब हम उस पर निरंतर प्रयास करते हैं तो सफलता मिल जाती है। और इसी तरीके से भाषा सीखने की प्रक्रिया में थोड़ी बहुत त्रुटियां या असफलता एक स्वाभाविक पड़ाव है, जिसको नेगेटिव ना लेते हुए हमें निरंतर प्रयास में लगे रहना है। और एक दिन बच्चे को जो है हम जब पढ़ाते रहेंगे तो वह हिंदी सीख जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है?
पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में क्या सहायता करती है? ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। साथियों, हमारा प्रश्न है पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, नहीं केवल जानकारी वस्तु नहीं देती। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराती है, कंठस्थ और नियमों की बात हमको एकदम से नहीं करनी है। भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है और बच्चों का आकलन करती है। तो पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य चीज़ों से बच्चों का आकलन होता है। पाठ्य पुस्तक केवल हमसे करती क्या है? पाठ्य पुस्तक विभिन्न तरह की घटनाएं प्रस्तुत करती है जिससे बच्चा सीखता है और जिसके आधार पर फिर हम आगे की एक्सरसाइज और हल करते हैं, व्याकरणिक नियमों के माध्यम से उसको समझते हैं। इस तरीके से हमने 15 प्रश्न हल किए और 15 के 15 प्रश्न आपके जो हैं सभी के सभी प्रश्न आपके 5 मार्च के पेपर के हैं। 2022 में जो पेपर हुआ था शिफ्ट बन के, तो वहाँ से हमें प्रश्न निकाल के लाए हैं। हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत पूछे गए थे, जिसमें 15 प्रश्न आपके हिंदी पेडागोजी के थे और 15 प्रश्न के आपके आगे पैसेज और व्याकरण संबंधी होंगे। तो ये आज हमारा एक जो है पेपर फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई 5 मार्च की। अगला वीडियो 5 मार्च का सेकंड शिफ्ट का मिलेगा, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी हम हल करवाएंगे। इस तरीके से आप यदि रेगुलर वीडियो देखते हैं तो न केवल हिंदी, संस्कृत और बाल विकास संबंधी पेडागोजी की समझ ओवरऑल आपकी डेवलप होगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।